प्रोग्राम है। और अब मैं आपको एक पॉइंट वाइज बताता चलता हूँ कि जो अपना जो 3D के अंदर x बाई जेड पॉइंट होता है, P इज x बाई जेड, तो इसमें x बाई जेड का सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है। जैसे ये 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंटी क्लॉकवाइज x बाई जेड लेते हैं। अगर आई जे की बात करें तो दिस इज कॉल्ड आई एक्सिस, दिस इज जे, दिस इज के एक्सिस, और पी पॉइंट यहां लेते हैं हम लोग, वेक्टर आर कहते हैं इसको, वेक्टर आर कहते हैं वेक्टर के सेंस में। और इसे एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के भी बोलते हैं, और यही पॉइंट को एक्स वाई जेड कहते हैं। अब ये एक्स वाई जेड का ज्योमेट्रिक सेंस क्या है, ये एक्स क्या चीज है, वो आपको थोड़ा 2D के बेस पर बताता हूं। 2D में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्योंकि 2D के बेस पे आराम से देखा जा सकता है। 2D में जो ये P पॉइंट लेते हो आप एक्स बाई, तो इसमें जो x है ना, x, वो OP का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। दिस x इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं, इस लेंथ को। और ये x पता है आपको, कभी नेगेटिव भी हो जाता है, दूसरे किसी क्वाड्रेंट में x कैसा होगा, नेगेटिव, लेकिन प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मॉड x बोल देते हैं। तो मॉड x इज प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस। ये जो मॉड y रह गया, ये y, ये क्या है, y एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ये वाली लेंथ को y कहते हैं। दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस इज मॉड y। सिमिलरली 3D के अंदर मॉड z थर्ड भी होता है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन z एक्सिस। तो यही सिग्निफिकेंस है, जो P पॉइंट एक्स वाई जेड होता है, उस P पॉइंट के में जो एक्स वाई जेड यूज्ड है, वो ये चीजें होती हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन जेड एक्सिस। इस तरह से हमने आपको सिग्निफिकेंस बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। जो P पॉइंट है x बाई जेड, उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस लें तो वो स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। तो मतलब मुझे लगता है याद ही कर लो सीधा, वैसे समझ तो सकते हैं। P पॉइंट x बाई जेड जो स्पेस में है, जो फैन की मोटर वाला पॉइंट होता है, ये वही पॉइंट है। इसके साथ अगर x एक्सिस को देखें तो इसके साथ का x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो होता है x00। P से मिनिमम डिस्टेंस पर x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो x00, और ये लेंथ अगर निकालें डिस्टेंस फार्मूले से, तो x माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर बाय माइनस जीरो होल स्क्वायर जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर, तब ये रूट बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाती है। क्योंकि P पॉइंट अगर x बाई जेड है तो P की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर x एक्सिस से लें तो वो पॉइंट x00 पड़ेगा। अब आप ध्यान से अपने मन में सोचो x00 कहाँ है, P पॉइंट कहाँ है, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस गिवन बाय रूट बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस is root z square plus x square, distance of P from z axis रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक डिस्टेंस मैंने समझा दिया, ऐसे ये सब निकलती है। ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो पूछोगे तो और बताऊंगा बेटा। नो सर।
डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है ना, फ्लोर है, और फ्लोर से सीलिंग, फ्लोर से आपके फैन का मोटर वाला पॉइंट, तो वो मोटर वाला पॉइंट वो कितनी डिस्टेंस पर है? जेड डिस्टेंस पर है। ध्यान से देखो समझो, फ्लोर से और फैन की जो डिस्टेंस है वो जेड हुई ना, जेड कोऑर्डिनेट हुई, तो वही मॉड जेड हमने लिख रखा है। डिस्टेंस ऑफ पी एक्स बाय जेड फ्रॉम एक्स बाय प्लेन, एक्स बाय प्लेन फ्लोर, फ्लोर की अगर उस पॉइंट से डिस्टेंस तो वो मॉड जेड होती है। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ पी एक्स बाय जेड फ्रॉम वाई जेड प्लेन, ये मॉड एक्स होती है। डिस्टेंस ऑफ पी एक्स बाय जेड फ्रॉम जेड एक्स प्लेन मॉड वाई। ये देखने में छोटी छोटी चीजें लगती हैं, इन्हीं में तो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन कर लेता है, फाउंडेशन होती नहीं है तो ऑब्जेक्टिव छूटते हैं। तो इन चीजों को आप समझो, ये तो काफी सीधा सीधा अंडरस्टैंडेबल है। दोनों दूसरों में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये सीधा एक्स वाई जेड की डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से जेड है, एक्स वाई प्लेन से जेड तो वाई जेड प्लेन से एक्स, सीरियल ऑर्डर वाली बात है। जेड एक्स प्लेन से वही डिस्टेंस वाई हो जाएगी। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इस स्लाइड के अंदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जैसे ये एक्स ओ वाई, ये इसे कहते हैं एक्स ओ वाई प्लेन, और शॉर्टकट में इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन मतलब फ्लोर पर जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है ईच पॉइंट का, तो इसलिए फ्लोर का नाम ही हम लोगों ने रख दिया जेड इक्वल टू 0, ये फ्लोर है। इसी तरीके से बाई जेड प्लेन, ये है बाई ओ जेड या बाई जेड प्लेन। बाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है ईच पॉइंट का, तो बाई जेड प्लेन का नाम रख दिया एक्स इक्वल टू 0। उधर जेड एक्स प्लेन का नाम रखा y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ओके। अब जैसे जो फ्लोर है, फ्लोर की इक्वेशन है एक्स बाय जेड इक्वल टू 0। जो फ्लोर होता है ना एक्स बाई प्लेन, उसकी इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू 0। ये है प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन। जो फ्लोर से पैरेलल प्लेन की इक्वेशन, जो फ्लोर के पैरेलल हो, तो फ्लोर खुद तो z इक्वल टू 0 और उसके पैरेलल कोई प्लेन है, जैसे सीलिंग है, तो सीलिंग की इक्वेशन होगी z इक्वल टू 10 फीट या 11 फीट। तो प्लेन पैरेलल टू एक्स बाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू k, क्योंकि एक्स बाई प्लेन इटसेल्फ को z इक्वल टू 0 कहते हैं, सीलिंग को z इक्वल टू 11 कहते हैं सीलिंग, और बीच में कोई भी प्लेन है z इक्वल टू k, k की वैल्यू 0 लोगे तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, 1 लोगे तो थोड़ी ऊपर हाइट पे प्लेन बन जाएगा, फिर ऐसे ले चल बढ़ते बढ़ते सीलिंग आ जाएगी z इक्वल टू 11। प्लेन पैरेलल टू बाई जेड प्लेन x इक्वल टू k, जो बाई जेड प्लेन है वो खुद तो x इक्वल टू 0 होता है, और उसके पैरेलल प्लेन लोगे तो वो k डिस्टेंस पर x इक्वल टू k लिया जाता है। इसी तरीके से zx प्लेन की अपनी इक्वेशन तो y इक्वल टू 0 होती है, और zx प्लेन के पैरेलल कोई और प्लेन लोगे तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू k होती है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेन्स हैं, स्टैंडर्ड प्लेन्स के पैरेलल प्लेन्स। सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, मान लो ये वाला ट्राइंगल है अपना, ये वाला ABC कोई कहीं भी पॉइंट लिया जा सकता है। A का पोजीशन वेक्टर R1, जिसे x1 y1 z1 भी कहते हैं। B का पोजीशन है वेक्टर R2, C की पोजीशन है वेक्टर R3। तो सेंट्रॉयड होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय 3। इसमें लिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड आर गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय 3। तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो। इसको जो कार्टेशियन में चेंज करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 को शॉर्टकट में भी कभी कभी लिख देते हैं इस तरह, सिग्मा एक्स आई वेरीज बिटवीन 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे सिग्मा वाई आई बाई 3 कहते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट को सिग्मा जेड आई बाय 3, आई वेरीज बिटवीन 1 एंड 3 एवरीवेयर, ये भी कहते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेंट्रॉयड। तो याद करने की चीजें आई, सब हाइलाइट्स बच्चों को याद होती है, अंडरस्टैंड करके फिर याद करनी है। इस पीस में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन डिस्कस किए हैं। यहाँ पर ये ब्लू वाली ये लाइन है, मेन लाइन है, ये लाइन है। दिस लाइन मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इधर है, तो दिस लाइन मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल विद जेड एक्सिस, ये लाइन। और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन and are denoted by L, M and N. Cos alpha, cos beta, cos gamma को डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कहते हैं। An important feature of LMN is L square plus M square plus N square equal to 1। हाईली यूज फार्मूला है वेक्टर अलजेब्रे के अंदर या 3D के अंदर। कभी आपको यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ जाए, यूनिट वेक्टर, मैं n का सफिक्स 1 लगा देता हूं क्योंकि ये उससे अलग है, तो यूनिट वेक्टर n एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिया जाता है। ये सर्टिफाइड यूनिट वेक्टर है, जहां पर एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, क्योंकि मॉड n1 करोगे ना तो वो 1 हो जाता है। इसलिए कभी जनरल यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़े वेक्टर अलजेब्रे या 3D में, और उसको आप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एज्यूम कर लो, तो कभी गलत नहीं है, कभी लॉस नहीं है। वो क्वेश्चन जहां जरूरत है इसकी वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटे, कोई डाउट लगा हो डीसी के बारे में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलता हूं। इसमें आ गए डीसीज एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात आई, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डीआरसी ये होते क्या हैं वो बताते हैं। जैसे एलएमएन तो वहां फिजिकली देख लिए क्या होते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि एल बाय ए एम बाय बी एन बाय सी इक्वल हो, मतलब एलएमएन आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी। If this happens, then ABC are called direction ratios of line or direction ratios, जिसे शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, डीआर्स, या इनको डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, डीएंस और डीएंस। डायरेक्शन नंबर्स आजकल कम बोलते हैं, पहले तो डीएंस ही बोलते थे। If this happens, then ABC are called direction numbers and denoted by A, B, C. अब अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं किसी ने और आप डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहते हो, तो उसका भी इसमें प्रोविजन है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का ये फार्मूला है, देखो L इक्वल टू a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कभी प्लस माइनस लगा दोगे तो बिल्कुल करेक्ट है। एक प्लस से काम जनरली चल जाता है, वैसे होता है ये डबल ही है। शॉर्टकट में इसको प्लस माइनस ए बाय स्क्वायर रूट सिग्मा ए स्क्वायर भी कहते हैं। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली वैल्यू ऑफ एम प्लस माइनस बी बाय स्क्वायर रूट
सिग्मा ए स्क्वायर। क्वेश्चन करते टाइम आप अकेला पॉजिटिव साइन लेंगे, ए बी सी लेंगे तो सही है, दिक्कत नहीं है। वैसे ये डबल होता है प्लस माइनस साइन। एन इक्वल टू प्लस माइनस सी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको डी आर्स दिए हुए हैं तो ये जो फार्मूले हैं और डी आर्स को डी सीज बना देंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डी आर्स इन्होंने दे रखे हैं, कोई भी ले लो, 1 2 3 रख देता हूं, सिंपल एग्जाम्पल 1 2 3। तो डी सीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। एल इज इक्वल टू, ये अपना ए है, 1 बाय अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया 1 बाय रूट 14। सिमिलरली वैल्यू ऑफ m विल बी 2 बाय रूट 14 एंड वैल्यू ऑफ n विल बी 3 बाय रूट 14। प्लस माइनस साइन अगर अप्लाई करते हो तो वो राइट है, वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये डी आर्स दिए हो तो डी आर से हम लोग डी सीज फॉर्म कर सकते हैं। अब चलते हैं यहां पर एंगल बिटवीन टू लाइंस है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस इसमें लिस्टेड है। तो टू लाइंस है, एक लाइन का के डी सीज मान लो, डी सीज L1 M1 N1 या डी सीज के टर्म्स में लिखा हो। दूसरी लाइन के डी सीज हैं L2 M2 एंड N2। ये टू लाइन के डी सीज हैं और आपको इनके बीच का एंगल थीटा लिखना है। तो cos थीटा इज गिवन बाय L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बहुत इजी फार्मूला है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हो, प्रैक्टिकली डायरेक्शन कोसाइन हमें कम ही देते हैं ये लोग, डायरेक्शन रेशियो देते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला दूसरा है। और डायरेक्शन रेशियो वाला फार्मूला अगर डायरेक्शन कोसाइन पे लगाओगे तो चल जाता है। मतलब ये फार्मूला याद ना हो, डायरेक्शन रेशियो वाला याद हो तो उससे काम चल जाएगा आपका। इनको L1 M1 N1 को डायरेक्शन रेशियो ट्रीट कर लो, मतलब यू कैन ट्रीट डायरेक्शन कोसाइंस एज डायरेक्शन रेशियो, बट यू कैनॉट ट्रीट डायरेक्शन रेशियो एज डायरेक्शन कोसाइंस, उसमें फर्क होता है। तो अगर डी सीज पता हो तो cos थीटा का ये फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बहुत हैंडी है। और डी सीज पता हो तो साइन थीटा का ये फार्मूला, ये बहुत बड़ा फार्मूला, सिग्मा लगा हुआ है, ऐसे 3 टर्म्स हैं ये। दिस इज वन ऑफ द 3 टर्म्स, टोटल 3 टर्म्स होते हैं। इसके ऊपर जगह मैं साइन थीटा को यहाँ ऊपर ना फुल्ली एक्सपांड करके लिख देता हूं। ये LM वाली टर्म है, ऐसी ना MN की होती है और NL की होती है, 3 टर्म फार्मूला होता है ये। L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर, फिर प्लस LM हो गया। अब MN M1 N2 माइनस N1 M2 होल स्क्वायर, LM MN। अब आ गया नंबर NL का, N1 L2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर। ये फुल फार्मूला है और ये फार्मूला डायरेक्शन रेशियोज के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है। डी सीज का फार्मूला है साइन थीटा और कभी कभी ये यूज होता है, कभी कभी यूज होता है। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां कॉस थीटा से काम नहीं चल पाता, हमारा काम साइन थीटा से चलता है। ज्यादा पॉपुलर फार्मूला ये नहीं है, वो पहले वाला कॉस थीटा ज्यादा पॉपुलर है। कॉस थीटा की वैल्यू मान लो निकाल ली तो साइन थीटा तो उससे निकल सकता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके, लेकिन फिर भी ये फार्मूले का अपना सिग्निफिकेंस है। अगर 2 लाइंस के आपको डीआरस दिए हो, 2 लाइंस हैं, जैसे एक लाइन ये रख लो, इसके डीआरस हमने दे दिए A1 B1 C1 है, और ये दूसरी लाइन इसके डीआरस दे रखे हैं A2 B2 C2, और इनके दोनों के बीच का एंगल ये थीटा दे रखा है। तो आपका ये फार्मूला काम करेगा, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कैसे? इन दोनों का आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कर दिया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सिग्मा लगा दिया वहां स्पेस कम होने की वजह से। ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला, ये है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फार्मूला। टू प्लेन्स आगे चल के मिलेंगे, सेम फार्मूला। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स या एंगल बिटवीन टू लाइंस का सेम फार्मूला है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जब होता है उसमें फर्क होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो उसमें फर्क, उसमें फिर ये कॉस थीटा साइन थीटा बन जाता है, यही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन एंगल बिटवीन प्लेन्स का यही है, एंगल बिटवीन लाइंस का यही है। लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ के बाद दिख नहीं रहा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। और ये फार्मूले हैं, सबको याद होते हैं, आप भी जरूर याद करो। वो लाइंस पैरेलल का इतना यूज, बड़ा सा फार्मूला लिखा हुआ है, दोज लाइंस आर पैरेलल इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन तो याद हो ही गई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलरिटी की ये कंडीशन है। और पैरेललिज्म की कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। डाउट पूछ सकते हैं? ये है लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन। लाइन ये फेमस फॉर्म ऑफ लाइन है। लाइन इस पॉइंट r1 से पास होती है, ए पॉइंट वेक्टर r1 से पास होती है आपकी लाइन है और वेक्टर m के पैरेलल है। ऐसी लाइन की इक्वेशन आपने लर्न की है पहले, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m यहां होती है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है, ये उसके डेरिवेशन का प्रोसीजर है जिसकी ज्यादा आपको नीड नहीं है। आपको तो लाइन याद करनी है। वेक्टर r1 क्या है, इसमें पॉइंट है। वेक्टर m क्या है, स्लोप, जिसे 2D में स्लोप कहते हैं, 3D में उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं या डायरेक्शन ऑफ लाइन कहते हैं। वेक्टर m डायरेक्शन वेक्टर है, r1 पॉइंट है लाइन के ऊपर और वेक्टर r जनरल पॉइंट है। वेक्टर r को x y z मूविंग पॉइंट ऑफ द लाइन कहते हैं सारे 3D के अंदर। r1 सारे 3D में x1 y1 z1 को डिनोट करता है, ठीक है। और वेक्टर m हम लोग a b c को डिनोट करेंगे, ai प्लस bj प्लस ck डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी होती है, तो ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म है ये, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, आपको एक पॉइंट r1 दे रखा, दूसरा पॉइंट वेक्टर r2 और ये जनरल पॉइंट वेक्टर r दे रखा है p। ऐसे केस में जो सामने है सारा, ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन ये r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा टाइम्स r2 माइनस r1 होती है। r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा टाइम्स r2 माइनस r1। और वो पहले वाली लाइन थी पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली, वो थी वेक्टर r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर m। r1 प्लस लेमडा m थी, ये पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म थी। याद करो बेटे, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। और ये जो अभी की हुई है ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें r1 और r2 दो दो पॉइंट दिए रहते हैं, तो इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। और ये वेक्टर वर्सन है। कार्टेशियन वर्सन अभी बताता हूं, कार्टेशियन वर्सन भी इनका यहाँ तो दिखता नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं, उसका स्लाइड है नहीं, मैं अभी बताता हूं।
पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, पहले 1 पॉइंट फॉर्म, अच्छा, जिसे वेक्टर r इज इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m कहते हैं। और तो ये कार्टेशियन में चेंजेबल होती है। मैं इसका डेरिवेशन थोड़ा सा दे देता हूं, उसको नोटेशन वगैरह आपके माइंड में आ जाएंगे। वेक्टर r इज xi प्लस yj प्लस zk। r1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। लैम्डा टाइम्स वेक्टर m इज ai प्लस bj प्लस ck। दोनों साइड को कंपेयर करें। i कंपोनेंट x माइनस x1 इज इक्वल टू i कंपोनेंट विच इज लैम्डा a। j कंपोनेंट y माइनस y1 इक्वल टू j कंपोनेंट लैम्डा b। k कंपोनेंट z माइनस z1 इज इक्वल टू k कंपोनेंट लैम्डा c। लैम्डा सभी जगह से निकाल लीजिए। x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। z माइनस z1 बाय सी, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ये है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है। और ये है, पहले वाली ये थी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर और ये कार्टेशियन फॉर्म, तो यही है। अच्छा, इसे कहते हैं पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। इसी तरीके से 2 पॉइंट फॉर्म अपनी होती है। 2 पॉइंट फॉर्म is given by r is equal to r1 plus lambda times r2 minus r1। तो इसको अगर हम एनालाइज करें तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया इस बार। ऐसे धीरे धीरे डेरिवेशन इसका भी है, जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो। इसमें नीचे वाले drs हैं a b c। x2 माइनस x1 ये क्या चीज है, a के जगह पर है, ये b की जगह पर है और ये c की जगह पर है। मतलब अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हो और आपको drs पता लगाना हो तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 को डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कहते हैं। बेटा कोई डाउट पूछो। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ भी रहा है अनुष्का? यस सर। राहुल? यस सर, आ रहा है। ठीक है, कहीं पता ना लगे, पूछना है। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा, और आगे की बात करता हूं फिर। दिस ये है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट। इसमें लाइन थ्रू गिवन पॉइंट थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको, लेकिन दिख रहा है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट विद r1। एक लाइन है जो r1 से पास होती है, ये लाइन रख लो आप, ये लाइन वेक्टर r1 से पास होती है, पॉइंट से पास होती है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू 2 डायरेक्शंस m1 एंड m2। ये लाइन है जो r1 से पास होती है और दो पर परपेंडिकुलर है, एक m1 पर और एक m2 पर। m2 पर और m1 दो पे परपेंडिकुलर है आपकी लाइन, देखे रहे ना। ये क्या है, 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, m1 m2 दो पे परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसे m1 क्रॉस m2 कहते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो a क्रॉस b, वो ये इसी डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में।
इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन बन गई M1 क्रॉस M2। M1 क्रॉस M2 जो है वो M1 M2 दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। A क्रॉस B वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो आपकी लाइन की डायरेक्शन क्या बन गई? M1 क्रॉस M2, और आपकी लाइन R1 से पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी, देखो, वेक्टर R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M। जो M का रोल है वो ये M1 क्रॉस M2 प्ले करेगा। तो ऐसे ये इक्वेशन आती है। ये इस लाइन की इक्वेशन है जो ऊपर को बना दी हमने, ये लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन ये है जो ऊपर को बनी हुई है, जो R1 से पास होती है, उसकी ये इक्वेशन जो M1 और M2 दो पे परपेंडिकुलर है। तो R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा M, केवल M को आपने M1 क्रॉस M2 लिखना है, क्योंकि M1 क्रॉस M2 इज परपेंडिकुलर टू M1 एज वेल एज M2। यही इसके अंदर हेडिंग में भी लिखा हुआ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आई बात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, जो लाइंस पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्टिंग भी नहीं। 2D में कोई भी टू लाइंस आप बनाओगे 2D के अंदर प्लेन में, तो वो आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। लेकिन 3D में क्या है, ऐसी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं जो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होती हैं। नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। ऐसी लाइंस जनरली कैसी होती है? नॉन कोप्लेनर। सच नॉन कोप्लेनर लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। नॉन कोप्लेनर लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के बीच में एक ऐसी डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है जो दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होती है। ऐसी डिस्टेंस 2D में एग्जिस्ट नहीं करती, 3D के अंदर ऐसी डिस्टेंस होती है। तो वही डिस्टेंस अब आप लर्न करोगे, याद करोगे। तो एक लाइन उनमें से हमने रख ली R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा 1 M1, लेमडा 1 M1। दूसरी लाइन रख ली R इक्वल टू R2 प्लस लेमडा 2 M2। ये टू लाइन्स हमने रख दी, R इक्वल टू R1 प्लस लेमडा 1 M1, दूसरी लाइन R इक्वल टू R2 प्लस लेमडा 2 M2। ये टू लाइन्स हैं, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आप में किसी ने याद किया हुआ बेटा? इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, बड़ा फेमस फार्मूला है, कोई बता सकता है? M1 इंटू M2। यस, एक मिनट, M1 क्रॉस M2 बोलना। यस, आगे बताओ बेटे। डॉट R2 माइनस R1। यस, डॉट R2 माइनस R1, राइट। थोड़ी फटाओ। मॉड ऑफ यस, मॉड ऑफ M1 क्रॉस M2। बिल्कुल फेमस फार्मूला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट CBSE के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दिस न्यूमरेटर इज 0। मैं यहां पर जगह है बीच में, यहां पर मैं फ्रेम सा बना के और लिख देता हूं। लाइंस इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट या कोप्लेनर की भी सेम कंडीशन है 3D के अंदर। लाइंस इंटरसेक्ट और कोप्लेनर दोनों की कंडीशन ये है, इसका न्यूमरेटर 0। M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 is equal to 0. That is the condition for intersecting lines or for coplanar. Coplanar lines कौन सी होती हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करें, जैसे पेपर के ऊपर ही दो ये लाइनें लाई करती हैं, तो इसको कोप्लेनर लाइंस बोला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हो जाए प्लेन के बारे में। तो इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने एक्सप्लेन की है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ऊपर दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। प्लेन की इक्वेशन नहीं दिख रही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी
z plus d equal to 0 is called general equation of plane। और ये डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। अच्छा, और प्लेन जनरली कैसा, पैरेललोग्राम जैसा बना देते हैं, फिर बोलते हैं प्लेन है। प्लेन को पैरेललोग्राम से जनरली डिनोट कर देते हैं, प्लेन है। अच्छा, जनरल प्लेन हो गया। तो इसका जो प्लेन का अपनी डायरेक्शन तो इसकी कोई होती नहीं है। प्लेन डजंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन पर्पज प्लेन डिपेंड्स ऑन इट्स नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल किधर है, इधर है नॉर्मल। और एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल है। और ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। और इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के क्या हो गया, वेक्टर आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज कॉल्ड वेक्टर एन प्लस डी इक्वल टू 0। जो हमने ये अभी अभी लिख दिया ये वेक्टर नोटेशन है, और ऊपर लिखा वो कार्टेशियन नोटेशन है। दोनों मिलके जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और प्लेन doesn't have its own direction. No, plane depends on normal for the purpose of direction. इसके अंदर equation of plane through a given point and with dr's of normal as ABC। यहाँ पर एक प्लेन हम बताने जा रहे हैं। जो प्लेन कैसा है, प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, एक ऐसा प्लेन जो पॉइंट से पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1 पॉइंट से पास होता है, मतलब 1 पॉइंट गिवन है, और जिसका नॉर्मल के डीआर से इन्होंने दे दिए ए बी सी। नॉर्मल के डीआर से दे दिए और पॉइंट दे दिया x1 y1 z1, और इस प्लेन की इक्वेशन मांगने लग गए। तो इस प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन नोटेशन में a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 बहुत फेमस इक्वेशन है। और ये अभी तो 1 पॉइंट से पास हो रही है। अगर प्लेन 2 पॉइंट से पास होता है आपका, तो भी यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। 1 पॉइंट से स्टार्ट, 1 पॉइंट दिया हो क्वेश्चन में तो यहां से स्टार्ट करोगे, 2 पॉइंट दिया हो तो यहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन 3 पॉइंट दिए तो उसकी अभी इक्वेशन बताऊंगा। प्लेन थ्रू 3 पॉइंट, तो वो डिटर्मिनेंट होती है, वो उससे इजी पड़ता है। 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन भी इससे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इससे इजी नहीं पड़ता। इजी तो ये उसी से पड़ता है, एक डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। लेकिन 1 पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो इसी से होगा, यहां से स्टार्टिंग होगी उसकी। और 2 पॉइंट है तब भी यहीं से स्टार्टिंग होगी। जो 3 पॉइंट है तो स्टार्टिंग यहां से नहीं होगी, तो डायरेक्ट मतलब मैंने बताया डिटर्मिनेंट होती है, उससे हो जाता है। अच्छा, इसी का जो विक्टोरियल वर्सन है वो ये है, r माइनस r1 डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर n इक्वल टू 0। सारे नोटेशन आपको आते हैं। वेक्टर r फॉर एक्स वाई जेड, वेक्टर r फॉर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, r1 फॉर x1 y1 z1 y1 j प्लस z1 के, एंड वेक्टर n फॉर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, r माइनस r1 डॉट n इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। और प्लेन थ्रू 3 पॉइंट की अगर बात करें तो प्लेन थ्रू 3 पॉइंट इससे टैकल होगा। इसमें क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 फॉर्म्स फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये इतने हैवी से नहीं आएंगे, छोटे हल्के हल्के नजर आएंगे, पर ये फार्मूला है तो फार्मूला, और हमने लिखा भी काफी एक्सपांडेड फॉर्म में। अच्छा, ये फर्स्ट रो मान लो किसी ने याद कर ली, ये है किस बात की रो है, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। मैं लिख देता हूं x1 y1 z1 एक पॉइंट, x2 y2 z2 सेकेंड पॉइंट, x3 y3 z3
थर्ड पॉइंट क्या है ये, प्लेन थ्रू 3 points is given by this determinant. अब x1 y1 z1 को ना आपने x by z में से माइनस कर दिया तो फर्स्ट रो आ गई। सेकेंड रो के लिए क्या करिए कि x by z रिप्लेस बाय सेकेंड पॉइंट, यहां पर x2 पुट कर दो, यहां y2 पुट कर दो, यहां z2 पुट कर दो तो सेकेंड रो बन जाएगी। ऐसे करके याद किया जाता है फार्मूला। नेक्स्ट टाइम जो आपने x2 y2 z2 किए ना उनको x3 y3 z3 कर दो तो आपकी थर्ड रो फॉर्म हो जाती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करोगे तो ये हैवी सी डिटर्मिनेंट नहीं, छोटी हो जाती है। जैसे z3 माइनस z1 क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, वो क्या हो गया -1। ऐसे हल्के हल्के नंबर आते हैं जिनको इजी टैकल करना में इजी होता है। एक सेकंड रुक जाना। ओके तो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया 3 पॉइंट फॉर्म। प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कुछ ऐसा होता है कि ये आपका प्लेन है, वेक्टर आर क्या होता है उसका जनरल पॉइंट है, और इसका नॉर्मल का लेंथ एक मिनट, इसका जो नॉर्मल है ना यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो एन कैप है। एन कैप इज यूनिट नॉर्मल। इसमें यूनिट नॉर्मल जरूरी है, इसमें फुल वेक्टर एन नहीं चलता है, दूसरे सब में वेक्टर एन चलता है, इसमें यूनिट वेक्टर एन चलता है। और एक चीज और है, ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन से वेक्टर 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने, इसकी लेंथ ले ली p। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। इसे कुछ और ना समझा जाए, सिर्फ ओरिजिन से दूसरे किसी और पॉइंट से अगर प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी है तो नॉर्मल फॉर्म वैलिड नहीं है। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन वैलिड है। इसमें क्या होगा, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू p, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। इस नॉर्मल फॉर्म को कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एन कैप को कभी भी आप li प्लस mj प्लस n के लोगे तो कभी एरर नहीं आएगा। तो आप इस यूनिट वेक्टर एन को li प्लस mj प्लस n के लीजिए इसको, और वेक्टर r को x y z डॉट lmn करोगे तो आएगा ये lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। राइट साइड आपकी p है। तो you will get this equation of plane in Cartesian form. Lx plus my plus mz equal to p is treated as equation of plane in Cartesian form. Remember, p is very specific in nature. p क्या है, length of perpendicular from origin to the plane। ये कोई और लेंथ है फिर नहीं चलता। जो वो ax प्लस by प्लस cz, ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता है, इसके d में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो सिंपली कांस्टेंट है। लेकिन इस p में मीनिंग है, इस p में सेंस है। इट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। मैंने यहां लिख दिया कि कंफ्यूजन बाद में करे कुछ, तो मैं इसलिए कट कर देता हूं क्योंकि यहां नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है। अब आया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका 3D डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिख रहा है, एक्स ओरिजिन बाय जेड है ऐसे। ये देखिए 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बीच में ओरिजिन है। दिस इज स्मॉल लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट।
इज स्मॉल ए, ये ए पॉइंट है जिसे A00 कहते हैं। इधर बी पॉइंट इज कॉल्ड 0B0, उधर सी पॉइंट 00C। इसमें ओ ए क्या है, ओ ए स्मॉल ए, ये जो ओ बी दिखता है ना वो स्मॉल बी, ओ सी दिखता है वो स्मॉल सी, ये है क्या, बी इज कॉल्ड बाय इंटरसेप्ट, सी इज कॉल्ड जेड इंटरसेप्ट, and A is called x-intercept. Equation of plane in this situation is x upon A plus y upon B plus z by C equal to 1. बहुत फेमस सिचुएशन है। पॉइंट आपने जान लिए, A00, 0B0, 00C से ये ट्रायंगुलर प्लेन पास होता है। इस ट्रायंगुलर प्लेन का सेंट्रॉइड G, सेंट्रॉइड बहुत फेमस है। सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेन इज दिस, क्या, A प्लस 0 सेंट्रॉइड का फार्मूला एल्सवेयर बताया था मैंने, A/3, 0 प्लस B प्लस 0/3, B/3, 0 प्लस 0 प्लस C/3, ये इसका सेंट्रॉइड G से जनरली डिनोट करते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा OABC 4 पॉइंट मिलके टेट्राहेड्रन बनाते हैं, जो कि आपके लिए इतना फेमस तो नहीं है, फिर भी ये OABC मेक्स ए टेट्राहेड्रन, जिसे कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं उसको, टेट्राहेड्रन को। तो एक मिनट, तो OABC इज टेट्राहेड्रन, और ये जो टेट्राहेड्रन है ना उसका भी सेंट्रॉइड होता है। आप सेंट्रॉइड इसका याद कर लो, बाई चांस कभी काम आ जाए। तो उसमें क्या है कि अभी यहाँ A/3 किया, उसमें A/4 हो जाता है, ओरिजिन भी शामिल हो गया ना, 0 0 0। मेथड इसका भी वही है, 0 प्लस A प्लस 0 प्लस 0/4, ऐसे A/4 B/4 C/4। कभी जरूरत बाई चांस पड़ जाए, कहीं लोकस के लिए हेल्ड अप हो जाओ फालतू में, एक पॉइंट छोटी सी बात है, तो इसे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन कहते हैं। OABC is tetrahedron and its G is this। और वो जानेंगे स्फीयर की इक्वेशन। वैसे OABC से ना स्फीयर भी पास होता है, स्फीयर की इक्वेशन इतनी ज्यादा कोर्स में नहीं होती, ये OABC से पास होता हुआ स्फीयर भी होता है। मैं वैसे बता देता हूँ, स्फीयर OABC इज गिवन बाय, इक्वेशन ये है, सर्कल जैसी इक्वेशन होती है, x² प्लस y²। सर्कल में z नहीं होता, स्फीयर में z²। फिर सर्कल में -ax होता है, बिल्कुल, -by होता है, z नहीं होता, तो इसमें cz भी है, इक्वल टू 0। अगर आप z इक्वल टू 0 कर दे तो ये सर्कल बन जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला सर्कल, x² प्लस y² -ax -by इक्वल टू 0। z इग्नोर कर दो, इट इज प्योर सर्कल, और 2D का फेमस सर्कल। तो ये स्फीयर की इक्वेशन है। स्फीयर का सेंटर बताता हूं, सर्कल की नॉलेज है तो सर्कल का सेंटर ना A/2 B/2 होता है। अब ये स्फीयर है तो उसमें एक और क्वाड्रेंट लग जाएगा, C/2। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इस स्लाइड के अंदर जो आप देख रहे हो, A00, 0B0, 00C, ABC सब थोड़े थोड़े एलिजिबल है, और सेंट्रॉइड आपका A/3, B/3, C/3 फेमस, बता भी चुका हूं। लोकस वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड निकाले, उनमें ये काम आता है। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन की हमने बात की थी। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC, जिसे ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं, और ये नीचे वाला वर्ड कम यूज में है, ट्रायंगुलर पिरामिड। अच्छा, वो ऊपर वाला यूज में है आजकल, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। तो एज A/4 B/4 C/4 होता है, बता दिया मैंने आपको।
OABC, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें 4 प्लेन्स होते हैं। 4 प्लेन्स, टेट्राहेड्रन मेड अप फ्रॉम 4 प्लेन्स। मैं आपको 4 प्लेन्स तो बता ही देता हूँ। 4 प्लेन्स कौन कौन से? आपका जो फ्लोर है एक्स वाई प्लेन वो आएगा, फ्लोर के साथ वाली वॉल वाई जेड प्लेन आएगी वॉल, और फ्लोर के साथ वाली दूसरी वाला जेड एक्स प्लेन। ये 3 कंकरेंट वॉल्स आएंगी, जो साथ वाली एक साथ कॉर्नर से जो ओरिजिन से पास होती है वो वाली वॉल है। कोई भी ओरिजिन, एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो आप, तो ओरिजिन से जो पास होती है ना 3 वॉल्स, 3 वॉल्स मतलब 2 वॉल्स एंड 1 फ्लोर, 3 फेसेज, वो 3 प्लेन्स हो गए। एक प्लेन आपका है, ये पूरा ट्राइंगुलर प्लेन है ABC, एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये 4 प्लेन्स मिलके टेट्राहेड्रन बनाते हैं, और उस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड आपके सामने A/4 B/4 C/4 होता है। और ये स्फीयर की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। स्फीयर ज्यादा कोर्स में नहीं है, डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। डिटेल में होता तो मुझे तो पक्का आता ही, मैं कराता आपको। सेंटर ऑफ स्फीयर OABC एज A/2 B/2 C/2। स्फीयर की इक्वेशन अभी मैंने बताई थी, x² + y² + z² माइनस AX माइनस BY माइनस CZ = 0। तो ये आपका स्फीयर और ये स्फीयर का सेंटर हो गया। ठीक है, अब थोड़े से कुछ एडवांस वर्क इसमें बचते हैं, पर अब लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। फाउंडेशन, इतनी फाउंडेशन